नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। चलिए वहां खबर जहां लेकर हाजिर हैं हम, और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। काबुल में रॉकेट अटैक पर अमेरिका का बयान सामने आ गया है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता बिल अर्बन का बयान सामने आया। काबुल में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। आईएसएस खुरासान के आतंकी को टारगेट बनाया गया। आतंकी की गाड़ी में बड़ी मात्रा में विस्फोटक थे। हमें पूरी उम्मीद है कि आतंकी मारा गया है। आईएसएस आतंकी एयरपोर्ट पर अटैक करने की तैयारी में था। खजे बागरा के गुलई इलाके में अमेरिका ने रॉकेट से ये हमला किया। इस हमले में 2 की मौत और 3 के घायल होने की खबर सामने आई है। अब 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जिस जगह यह हमला हुआ खजे बागरा इलाके में, लोग भागते हुए गलियों में आपको दिख रहे होंगे। दूसरी तस्वीर इस हमले के बाद उठते हुए धुएं की, और तीसरी तस्वीर भी एक दूसरे एंगल, दूसरे कैमरे से इसी जगह जहां पर ये रॉकेट गिराया गया उस जगह की तस्वीरें हैं। और तीनों तस्वीरें बता रही हैं कितना पिन पॉइंट जीरो इन करके प्रिसाइज अटैक इसे कहा जाता है अमेरिका की तरफ से हुआ था। शुरुआत में खबरें ये आई कि आईएसएस खुरासान की तरफ से यह हमला किया गया है, लेकिन बाद में ये खबरें सामने आई कि अमेरिका ने ये हमला रॉकेट के जरिए उस आईएसएस आतंकी को निशाना बनाते हुए किया। दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ काबुल में धमाका, दूसरी तरफ ब्लास्ट से दहशत है। रॉकेट से हमला हुआ है इस वक्त अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका का यह साफ कहना है ये सब कुछ काबुल हमले के बाद वैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसे रोकने के लिए किया गया। धुएं का गुबार दिख रहा है। ब्लास्ट से दहशत लोगों के बीच में, जो उस इलाके में मौजूद थे जो लोग, और जिस घर में हमला हुआ उसके घर की बगल की छत पर लोग दौड़ते हुए भी दिख रहे होंगे। काबुल के नक्शे पर अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमला कहां किया गया था और यह जगह काबुल एयरपोर्ट के कितना नजदीक थी। अमेरिका ने जिस जगह एयर स्ट्राइक की वो जगह काबुल एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी आईएसएस के आतंकवादी एयरपोर्ट के नजदीक ही किसी बड़े हमले की फिराक में थे। लेकिन अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के जरिए इस आतंकी मंसूबे को ढेर कर दिया और कई लोगों की जान जाने से बचा ली गई। बहुत दूर नहीं थी ये जगह। इससे पहले भी एयरपोर्ट के आसपास के ही एरिया को टारगेट करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी। काबुल एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ने तो चीजें साफ कर दी हैं, लेकिन तालिबान ने भी अपनी तरफ से बातें सामने रखी हैं। तालिबान की तरफ से जो उनके प्रवक्ता का बयान सामने आया कि गाड़ी में बैठे सुसाइड बॉम्बर को अमेरिका ने निशाना बनाया है। सुसाइड बॉम्बर को रोकने के लिए अमेरिका ने यह एयर स्ट्राइक की है। काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने की तैयारी में था यह आतंकी। अमेरिकी नागरिकों के रेस्क्यू के दौरान ब्लास्ट की खबर मिली थी, जिसके चलते ये एयर स्ट्राइक की गई। और करीब करीब अमेरिका और तालिबान के बयान इस एयर स्ट्राइक के बाद एक जैसे ही हैं, जहां पर तालिबान के बयान से साफ झलकता है कि वो कहीं बहुत अमेरिका की इस कार्रवाई का समर्थन भी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आपको बता दें कि इससे पहले काबुल हामिद करजई एयरपोर्ट के बाहर भी एबे गेट के पास, होटल के पास 2 बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे, जिसमें करीब 180 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब हाँ, आपको काबुल एयरपोर्ट की तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर हमला कहां किया गया था और ये जगह काबुल एयरपोर्ट से कितना नजदीक थी। तो हम पहले इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं अमेरिका की एयर स्ट्राइक की, कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक जब हुई उसके बाद इस इलाके में क्या स्थिति पैदा हो गई, कितना ज़्यादा यहाँ पर धुआं छा गया। और ये पूरी तरीके से कैलकुलेटेड स्ट्राइक इसे अंग्रेजी की भाषा में कहा जाता है, यानी जहाँ पर रॉकेट गिरना था तय वहाँ के कोऑर्डिनेट्स लेकर वहाँ पर ही रॉकेट गिराया गया।
दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश नैन साहब, रिटायर्ड कर्नल रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और मेरे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। दिनेश नैन साहब, आपके पास पहले आना चाहूंगा। शुरुआत में तो खबरें ये थी कि यह हमला आईएसआईएस के आतंकवादियों की तरफ से किया गया था, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा जब पता चला कि अमेरिका ने ही ये टेरर स्ट्राइक की, ये टेरर के ऊपर ये स्ट्राइक की है। और ये जानकारी सामने निकल कर आई कि ये जो आतंकी है जिसके पर स्ट्राइक की गई, एक विस्फोटकों से बड़ी भरी गाड़ी के साथ वहां पर लैस था। अमेरिका इस तरह से अपने इंटरेस्ट को लेकर ऐसी तमाम स्ट्राइक करता ही रहा है, लेकिन आज की स्ट्राइक आपको किस लिहाज से खास लगती है, दिनेश नैन साहब? कर्नल नैन, शायद आपका सिस्टम इस वक्त म्यूट पर है, उसे अनम्यूट करें। हमारे पास आपकी आवाज आ नहीं पा रही है। जी, क्या आप सुन सकते हैं मेरे को? जी, आप सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं। जी, मैं कह रहा था कि जो कल स्ट्राइक की थी नागरगढ़ के जिले के अंदर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते हुए, उसमें लगभग 2 के करीब सिर्फ व्यक्ति जो थे वो गाड़ी में थे जिसके ऊपर स्ट्राइक किया गया था, और वो कोई टॉप लीडर्स भी नहीं थे, कोई प्लानर के रूप में इन्होंने अमेरिका ने डिक्लेयर किया। लेकिन इसके बाद में अमेरिका काफी चौकन्ना हो चुका था। काबुल के अंदर जो एयरपोर्ट है उस पर पूरे एयरक्राफ्ट जो है, फाइटर एयरक्राफ्ट टोटल जो है इलाके के अंदर पूरा घूम रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स जो है इनके अपाचे वगैरह वो चक्कर लगा रही हैं। और आज जो है एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक सलमान एक इलाका है 3 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से, खासकर ये उस क्षेत्र के अंदर पड़ता है जहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहे होते हैं। तो उस इलाके के अंदर इनको जब इंफॉर्मेशन मिली तो 3 गाड़ियां थी मिलिटेंट्स की। इन तीनों गाड़ियों के ऊपर करीब 7 के करीब आतंकवादी थे आईसिस के, और इसको निशाना बनाया गया। सातों के सातों मारे गए। 50 के करीब लगभग वहां पे लोग घायल हुए हैं, बच्चे भी हैं, सिविलियंस भी हैं। और उसके तुरंत बाद वहां पे 200 के करीब तालिबानी वहां पहुंच गए लड़ाके, और साथ में अमेरिका की फौज भी पहुंची जिन्होंने वहां से आरडीएफ की रोड्स को कलेक्ट किया। ये गाड़ियां पूरी जो है ये एम्युनिशन से भरी हुई थी, और डेफिनेट था कि ये लोग जो है, जैसा कि इन्होंने वार्निंग दिया हुआ था, तहलका मचा रहे थे। लेकिन इंटरेस्ट की बात यह है कि अभी काबुल से करीब 5 किलोमीटर दूर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पे अमेरिकी सेना भी और तालिबान भी मिलकर के जो है सर्च कर रहे हैं आईसिस के लोगों को। तो ये पहली बार है कि जब अमेरिका की सेना ने पिछले 15-16 दिनों के बाद में अपना पैर काबुल एयरपोर्ट की जो बाउंड्री है उससे बाहर रखा है। और ये शो करता है कि तालिबान और अमेरिका अब मिलकर के आईसिस के खिलाफ काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभी आईसिस तालिबान की जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मीटिंग खत्म हुई है जो उन लोगों ने की है इसी मामले के अंदर, और अभी जो है काफी ऑपरेशंस अभी चालू हैं, और पूरे एयरपोर्ट के ऊपर जो आवाजाही थी हवाई जहाजों की उनको रोक दिया गया है। अभी वो इवैक्यूएशन का जो एयरक्राफ्ट है वो रुके हुए पड़े हैं, और लेकिन पूरे के पूरे काबुल के ऊपर हवा में पूरे अमेरिका के एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो और हेलीकॉप्टर्स पूरे चक्कर लगा रहे हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि 20 साल के या 2 दशक के दौरान अमेरिका के काफी इंटेलिजेंस के लोग जो है वो अफगानी लोग भी थे जो उनके साथ काम कर रहे थे, और मुझे लगता है कि अभी उनका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, सैटेलाइट्स का उपयोग किया जा रहा है। प्रिसाइज जो है इंफॉर्मेशन अमेरिका को मिली और अमेरिका ने स्ट्राइक किया। इसके अलावा 2 और जगह जो आईसिस के बेस माने जाते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन के, वहां पे भी खबरें हैं कि अमेरिका भी एयर स्ट्राइक कर चुका है। तो अभी जो सिचुएशन है काबुल के अंदर वो काफी टेंस है। डोर टू डोर लोगों के जहां पे भी शक है वहां पे सर्च किया जा रहा है, और जहां पे कुछ एक लोकेशन की ऐसी खबर आ रही है जो अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाया अपने जान पहचान के लोगों से जिनसे मेरी बात चलती है, कि अमेरिकी आर्मी और आईसिस के करीब 50 लड़ाकों के बीच काबुल के बाहरी क्षेत्र के अंदर कहीं पर अभी एक दूसरे के साथ में एनकाउंटर चल रहा है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम पे ये रात काफी कुछ जो है आपके सामने, हम लोगों के सामने चौंकाने वाली बातें लेके आएगी, और देखना है कि किस प्रकार से अमेरिकी सेना जो है अपने नागरिकों के साथ में अगले 48 घंटे के अंदर बिना कोई और बेइज्जती कराए इस क्षेत्र से बाहर जा पाए।
13 मरीन पिछले हमले में मारे गए थे और उसके बाद अमेरिका का आग बबूला होना स्वाभाविक था और उसको देखते हुए ऐसी तमाम कार्रवाई समझ में आ रही थी कि नांगरहार में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की थी अमेरिका ने। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल दिनेश नैन ने मेजर शाह एक बात खास कही यहाँ पर और उनकी बात का मतलब यही है कि अब अमेरिका और तालिबान दे आर इन ट्यून विद ईच अदर, मतलब एक साथ दोनों इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। एक लंबी तलखी के बाद अब तालिबान के भी वही सुर हैं जो अमेरिका के हैं। अमेरिका ने जो कहा कि हमने एयरपोर्ट पर स्ट्राइक करने की कोशिश जो आईसिस के टेररिस्ट की तरफ से थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एयर स्ट्राइक की और यही करीब करीब बयान तालिबान का भी निकल कर आया। यानी अब एक तरीके से तालिबान अमेरिका एक साथ, और अगर टेररिस्ट का ठप्पा किसी पर लगा है तो आईसिस के ऊपर। बदलती हुई परिस्थितियों में आप आज की एयर स्ट्राइक और जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है किस तरह से देख रहे हैं मेजर शाह? देखिए, सबसे पहले तो कर्नल नैन साहब ने बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सरल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो उनकी वो बातें जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं दोहराऊंगा नहीं अभी। अब आपने बात कही 13 अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल की जो शहीद हो गए थे, तो आज जो बिडेन साहब गए थे डोवर एयरफोर्स बेस, वहां पे जो डेलावार में है, तो वहां पे ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 24 घंटे के अंदर से 36 घंटे के अंदर एक नई स्ट्राइक रॉकेट से भी हो सकती है। आप बिल्कुल सही फरमाया कि ये सुसाइड बॉम्बर गाड़ी में जा रहे थे तो यूएस ने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक करी। मगर अब आप ये भी देखिए कि तरह तरह की, जैसे कि कोरोना वायरस का वेरिएंट निकले ना, डेल्टा वेरिएंट, ये वेरिएंट, वो वेरिएंट, अलग तरीके से, वैसे ही आईएस के भी वेरिएंट निकल गया है। अब आईएस के खुरासान एक वेरिएंट, तालिबान के भी अलग वेरिएंट। अब देखिए, अब पाकिस्तान कहती है गुड तालिबान बैड तालिबान। अरे ये गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होता है, तालिबान तालिबान है, बस सिंपल सी बात है। और पाकिस्तान ये भी कहती है कि जो बैड तालिबान है उनके लिए बैड तालिबान, उसको हिंदुस्तान कंट्रोल करता है। भाई कोई लॉजिक नहीं बनाता, कैसे, क्यों? अगर ऐसा होता तो जब तालिबान जब पावर में आई थी, मतलब पावर क्या, जब उन्होंने काबुल कैप्चर किया, एक तरीके से मैं ये बोलूंगा 15 अगस्त के बाद, तो फिर उन्होंने सबसे पहला काम क्या करा, जितने लोग, जितने उग्रवादी, चाहे अलकायदा के हो चाहे कहेंगे, उनको रिलीज करा, गुड तालिबान बैड तालिबान मिला के। अब यूएस ने ही तो ट्रेनिंग दी तालिबान को। और यूएस से गलती क्या हुई है? यूएस से गलती ये हुई है कि उन्होंने, मैं एयरफोर्स बेस जो छोड़ के रख रहा हूं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उन्होंने, यूएस ने तालिबान को पूरी लिस्ट दे दी, डिटेल्स दे दिए हेस्ट में, बायोमेट्रिक्स, पूरे लिस्ट, अमेरिकन नागरिक सब उनके पास में है। अब यूएस क्या छोड़ के जा रही है तालिबान के पास? नहीं है आप सब 22,174 हमवी गाड़ी, 634 व्हीकल्स, 155 और इनकी जो आर्मर्ड व्हीकल होती है वो, 169 टैंक्स, उसके बाद 42,000 और अलग गाड़ियां, इस तरीके से 64,365 मशीन गन्स, 8,000 ट्रक्स, 1,62,043 रेडियो सेट्स, 16,035 इक्विपमेंट। आप सोचिए, मशीन गन्स, पिस्टल्स, 1,26,295 पिस्टल्स, 176 आर्टिलरी इक्विपमेंट और हेलीकॉप्टर्स, 33 ब्लैक हॉक्स, ओके, MI-17 33, 43, जो इन्होंने इक्विपमेंट छोड़ा है तालिबान के पास। अब अगर तालिबान ये ISIS के हम नहीं सुने थे पहले, हमने ISIS के बारे में सुना था पहले। अब ये कि ISIS अपने पंख फैला रही है, इराक से, यहां से अलग अलग देशों में आ रही है। अब ये नया वेरिएंट कहां से आ गया? जैसे कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आता है ना, हम सुनते हैं, वैसे कि नया वेरिएंट आ गया भाई ISIS के का, और ये अपने पंख फैला रही है। और तालिबान, हालांकि हम सोचते थे कि उनकी कजन है दूर के एक तरीके से और उनके साथ में ही लड़ेंगे। अब तालिबान ने क्या करा, जैसे ही उन्होंने कब्जा करा काबुल पे, उन्होंने सबसे पहले ISIS के चीफ को वहां पे एग्जीक्यूट करा। तो हमारा एनालिसिस ये था, अक्सर होता ये है, मैं ऐसी भाषा में बात करूंगा कि भाई हर एक को समझ में आ जाए, जिसको इल्म भी नहीं है ना कि अभी तालिबान अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उसको समझ में आ जाए। देखिए, अक्सर क्या होता है कि अगर दो बच्चे हुए, हमारा बच्चा हुआ और पड़ोसी का बच्चा हुआ, पार्क में खेलने गए हैं, इन दोनों के बीच में तू-तू मैं हुई, लड़ाई हुई, तो हम
गलती भला ही पड़ोसी के बच्चे की हो, हम भी ये जानते हैं। हम डांटेंगे किसको? हम अपने बच्चे को डांटेंगे, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ में हैं भैया, हम अपने बच्चे को डांटेंगे हैं। तो हमारा ये एनालिसिस ये था कि शायद तालिबान ने जो आईएसआईएस को एग्जीक्यूट किया था, उनके चीफ को, ये दिखाने के लिए किया था कि हम तुम्हारे साथ में नहीं है, हम इनके साथ में नहीं है, हम इनके साथ अलग हो रहे हैं। अब जब तालिबान असल में अमेरिका के साथ लड़ा है, इट इज रियली वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी तालिबान ने, स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा था कि वो कहते कुछ है करते कुछ और है, ये भी उनकी हरकतों पे कड़ी नजर रखनी चाहिए होगी। ये बहुत अभी शक की नजर से देखना पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर आप देखें 29 फरवरी 2020 को कतार में जो दोहा पैक्ट साइन हुआ था, जो ज़ल्मे खलीलजाद और मौलाना ब्रदर के बीच में, जब मौलाना ब्रदर ने ये अश्योरेंस दिया था, तालिबान ने अश्योरेंस दिया था कि वो अलकायदा से डिसोसिएट हो जाएगी, वहां पे डेमोक्रेसी टाइप आएगी, रिलीजियस फ्रीडम होएगा, और कई वादे किए थे, और इन वादों पे तालिबान अटल नहीं रही एक्चुअली। चलिए हम इस बात को और समझेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज और कि क्या वजह यहां पर यह तो नहीं है कि तालिबान दरअसल आईसिस के को आगे करके जो गंदा काम है वो आईसिस के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है और खुद को एक सॉफ्ट दिखाकर इंटरनेशनली एक मंजूरी चाहने की कोशिश में है, जिससे उसको कुछ तकलीफ भी ना हो और दरअसल सारी की सारी चीजों की तोहमत आईसिस के पर मढ़ी जा सके। फिलहाल रॉकेट हमले और तमाम चीजें चल रही हैं अफगानिस्तान में, आप दोनों बने रहे, आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन उससे पहले कि हम ब्रेक लें, महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, परिवहन मंत्री अनिल परब को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन आ गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन है, मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अनिल देशमुख के बाद परब पर भी संकट के बादल हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें साफ साफ अब देखा जा रहा है कि एक ही घर के 3 लोगों की मौत हुई है। घर के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें उसी एयर स्ट्राइक की जो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की, नांगरहार की एयर स्ट्राइक है ये। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बातचीत का रुख मैं धीरे से पंजशीर की तरफ भी ले जाऊंगा, क्योंकि तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। पंजशीर और नांगरहार में एयर स्ट्राइक यूएस कर चुका है। आज उसने काबुल में भी गुलाई इलाके में एयर स्ट्राइक कर दी है, लेकिन पंजशीर का इलाका भी ऐसा लग रहा है कि तालिबान और अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल से कम नहीं। तालिबान कहता है कि वो पंजशीर में दाखिल हो गया है, मसूद के लड़ाके कहते हैं सपने देखना कम करो। कर्नल दिनेश नैन, पंजशीर कितना बड़ा तनाव का हॉट पॉइंट होने वाला है अफगानिस्तान में? मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके दर्शकों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जो अभी लेटेस्ट है, कि जो काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक हुई अमेरिका की, उसके अंदर 13 के करीब लोग मारे गए हैं, आतंकवादी जो थे, और 2 आतंकवादियों को अभी थोड़ी देर पहले ही एयरपोर्ट के बिल्कुल गेट के पास पकड़ा गया है, जिसमें 70 किलो आरडीएक्स मिला है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितनी पूरी तैयारी के साथ में आईसिस जो है वो अमेरिका के खिलाफ अटैक करने जा रहा है। इसलिए पूरी व्यवस्था जो है अमेरिका के अंदर बहुत चौकन्नी कर दी गई है। 70 किलो आरडीएक्स एक बड़े इलाके को उड़ाने की कुव्वत रखता है। जी, वो बहुत बड़े इलाके में बहुत तहलका मच सकता था। 70 किलो आरडीएक्स जो है वो पकड़ा गया है, और 2 जो आईसिस खुरासान के लोग हैं उनको जिंदा पकड़ा गया। शायद उनसे भी और इंफॉर्मेशन निकल आए, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में 200 से ज्यादा आईसिस खुरासान के जो लोग हैं वो इस टाइम पे काबुल में एयरपोर्ट के चारों तरफ हैं, और पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग आ रहे हैं। जहां तक सवाल है काबुल के अंदर, तो काफी कुछ हद तक तालिबान भी जो है ये सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके अमेरिका से शेयर कर रहा है, और ये दर्शाता है कि ये दोनों जो है अब मिलकर के काम कर रहे हैं। रही बात पंजशेर का जो आप बता रहे थे, देखिए पंजशेर के अंदर जो आपके पहले अमरुल्ला साले थे, आपके वाइस प्रेसिडेंट, जो कहते हैं कि भी केयरटेकर प्रेसिडेंट अपने आप को बोल रहे हैं, वो वहां पे अहमद शाह मसूद के बेटे के साथ
जो है अहमद मसूद के साथ में पूरा मोर्चा लेकर के पंजशेर के अंदर बैठे हुए हैं। पंजशेर का इलाका काफी, देखा जाए मिलिटरीली तो काफी बड़ा तकनीकी तौर से, अगर आप मिलिट्री तौर से उसको देखें तो ये बहुत डिफिकल्ट है उसके ऊपर एकदम से धावा बोल के उसको कब्जा कर लेना, बिकॉज चारों तरफ की पहाड़ियां जो है उसकी, वो हिंद कुश की जो पहाड़ियां हैं वो बर्फों से ढकी रहती है, थोड़ा थोड़ा बर्फ अभी भी है वहां पे, और ये काफी चट्टानों वाला इलाका है, और इसके अंदर कोई भी सेना जो है एक ट्रेडिशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से लड़ाई करके आगे बढ़ जाए मुश्किल है। पगडंडियां छोटी हैं, रस्ते छोटे हैं, लिहाजा जो डिफेंडर है, यानी जो डिफेंड कर रहे हैं पंजशीर के अंदर अहमद मसूद की जो फोर्सेस हैं, वो उनको एक तो चप्पा चप्पा पता है, उनको वीक पॉइंट्स पता है, उनको टर्निंग्स पता है, उन्हें डिफेंसिव पोजीशन पता है, तो इसलिए अभी तालिबान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं मेजर मोहम्मद शाह से भी इस पर बात ले लेता हूं। मेजर मोहम्मद शाह, आपका भी मानना है कि तालिबान के लिए भी ख्वाब है, जैसा मसूद के लड़ाकों ने कहा कि सपने देखना कम करो पंजशीर को लेकर? जी देखिए, तालिबान जो है उन्होंने हल्का हल्का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सीखा है चाइना से। चाइना नजर गाड़े हुए था अफगानिस्तान में, वहां पे अपनी कॉलोनी सेटअप करने के लिए, जिसकी दोस्ती है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के 10,000 से ज्यादा सपोर्टर अफगानिस्तान में आ गए थे तालिबान को सपोर्ट करने के। तो अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सीख रहा था। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आज से 3 हफ्ते पहले तालिबान ने क्या कहा था कि हमने 85% अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, और इंक्लूडिंग काबुल है। तो अगर ये 3 हफ्ते पहले की बात है, ये जब इन्होंने काबुल पे कब्जा नहीं किया था, तो अगर ऐसा होता तो उस टाइम पे अब्दुल्ला सलेह अब काबुल में क्या कर रहा था, अशरफ घनी काबुल में क्या कर रहा था, अब्दुल्ला काबुल में क्या कर रहा था जी, हामिद करजई काबुल में क्या कर रहा था। तो ये इनकी चाल थी। अब जैसे कि इन्होंने 27 सितंबर 1997 में उनके जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद नजीबुल्लाह को लटका दिया था, जब ये यूएन की ऑफिस में श्रेय ले रहे थे। मैं समझ पा रहा हूं कर्नल नैन और मेजर शाह, वक्त थोड़ा सा मेरे पास भी कम है और मेरे दर्शक भी समझ रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने जो कई एक पॉइंट्स रखे और खासतौर पर कर्नल दिनेश नैन ने जो अपडेट रखा वो इस बुलेटिन में काफी खास रहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत की भाविना पटेल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में इतिहास रचा है। अपने पहले ही पैरालंपिक्स में भाविना पटेल सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही हैं। भाविना भारत की ओर से टेबल टेनिस में पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। भाविना के पास हालांकि गोल्ड जीतने का मौका था, लेकिन फाइनल में चीन की यिंग ने उन्हें सीधे गेम में मात दे दी। इस जीत पर गुजरात के मेहसाणा में उनके परिवार में जश्न का माहौल है, लोग पटाखे फोड़ते नजर आए। दो तस्वीरें एक बार फिर आपके टीवी स्क्रीन पर हम होल्ड। आज भारत एक ऐसा दिन है, भारत नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, और आज जब सुबह हुई तो एक बहुत अच्छी खबर के साथ भाविना पटेल जो हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भारत को पैरालंपिक्स में खुशियां दी, क्योंकि आज एक इतिहास रचा है। भाविना पटेल जी ने सिल्वर मेडल और जीता है, और भारत की पहली ऐसी वुमेन पेडलर बनी है जो जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। भाविना, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको सिल्वर मेडल के लिए। थैंक यू सो मच। क्या फीलिंग्स हैं अभी, ये बताइए सबसे पहले, क्या इमोशंस आपके रन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं कि ये पहली बार एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ है पैरा टेबल टेनिस में, वो भी वुमेन को ही यहाँ तक पहुंचा है और वो भी सिल्वर मेडल जीता है, तो बहुत ही खुशी की बात है। किस तरीके से वो मूवमेंट्स थे जब आपको सिल्वर मेडल पहनाया जा रहा था और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री का आपके पास फोन आता है, उनसे बातचीत होती है, तो क्या मूवमेंट्स थे तब भारत का झंडा ऊपर जा रहा था? बहुत ही खुशी का माहौल था उस टाइम। अंदर से एक अजीब सी खुशी की वो लहर चल रही थी। मेरे लिए ये पहली बार हो रहा था, तो मतलब मैं वो फीलिंग्स मतलब शब्दों में बयां नहीं कर पा सकती हूँ, लेकिन बहुत गजब की फीलिंग्स थी।
भवीना जी, एक सोशल मीडिया पे इस वक्त भारत में एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें 2010 की, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ आप हैं, सोनल पटेल भी हैं साथ में, उनकी व्हील चेयर को पकड़ के वो जा रहे हैं। क्या उस समय के चीफ मिनिस्टर गुजरात के, आप क्योंकि गुजरात से आते हैं, इतना सपोर्ट मिला है आपको, और अभी भी लगातार प्रधानमंत्री आप सभी एथलीट के टच में हैं, जो भी जीत रहा है नहीं जीत रहा है उनसे मिल भी रहे हैं, ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि जो हमारे पीएम सर है, वो ऐसे सारे एथलीट्स को ऐसे बात करके और उनसे मिलके जो मोटिवेशन देते हैं, क्योंकि एक पीएम सर किसी एथलीट से बात करते हैं तो वो एक छोटी बात नहीं रह होती है, वो बहुत बड़ी बात होती है कि पीएम सर किसी एथलीट के बारे में इतना कुछ सोचते हैं कि मतलब उनके बोलने से उनसे बात करने से इतना मोटिवेशन मिलता है कि मतलब वो एक अलग प्रकार का एक कॉन्फिडेंस अंदर आता है कि हमारे पीएम सर हमसे बात कर रहे हैं, पता नहीं उनके शब्दों में इतनी ताकत होती है और मतलब उनका जो बोलने का तरीका है वो अंदर से इतना बूस्टिंग देता है कि ऑटोमेटिकली हम मतलब इतना न्यौछावर हो जाते हैं उनपे कि मतलब अपने देश के लिए हम क्या करें। आज जब बातचीत हुई तो उन्होंने किस तरीके से आपको बधाई दी? वो बहुत खुश थे और उन्होंने यही बताया कि बस आप कोई भी प्रेशर ना लीजिए और बस अपने आप को फोकस रखिए और अपना 100% दीजिए। अच्छा भवीना, आज आप एक मोटिवेशन के तौर पर बहुत लोगों के दिलों में बस चुकी हैं, और आप भारत के अंदर आज सिर्फ आपका नाम चल रहा है क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन आपने इतनी अच्छी खुशखबरी दी। लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपके पीछे की कहानी क्या है, आपके पीछे की जो जर्नी रही है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका बहुत बचपन में ही पोलियो हुआ था, फिर उसके बाद आप खेल में आई। तो एक बार अपने जर्नी के बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मुझे बताना अच्छा लग रहा है कि जब मैं मतलब छोटी थी, 1 साल की थी और मुझे पोलियो हो गया। उसके बाद जैसे लाइफ खत्म ही हो गई हो, ऐसा था। और उस टाइम क्या था कि मेरे दादाजी थे, तो मतलब वो अंधश्रद्धा को बहुत मानते थे। तो उस टाइम मेरा एग्जैक्टली जो इलाज होना चाहिए था, तो वो एग्जैक्टली हुआ नहीं, जिसकी वजह से मुझे पोलियो ज्यादा इफेक्टेड हो गया। और ये चीज इतनी हो गई कि इवन दो मुझे जब स्कूल में पढ़ाई के लिए जाना था तो मम्मी पापा को मुझे उठा के स्कूल में छोड़ने के लिए आना पड़ता था। तो मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मैंने फेस की है। हाँ, मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, 12वीं तक मैंने अपने गांव में ही पढ़ाई खत्म की है। और 12वीं के बाद मैंने अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉलेज की स्टडी करी है। और उसके साथ ही मैंने ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में आईटीआई का कोर्स किया है। तो जब मैं 2004-05 में ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में आई थी आईटीआई का कोर्स करने के लिए, तो वहां पर मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को टेबल टेनिस खेलते हुए देखा। और उसमें मेरे खास फ्रेंड्स थे केपल दीदी और रमीला बेन। तो उन लोगों को देख के मतलब मुझे बहुत मतलब उन लोगों को देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसे मतलब ऐसा स्टार्ट करना चाहिए। तो बस मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। और वो इतना मतलब वो चीज में मैं इतना डूब गई कि मतलब टेबल टेनिस मेरे लिए एक मेरा शॉल बन गया कि मुझे मतलब आज के दिन भी अगर एक दिन भी मुझे प्रैक्टिस करने के लिए ना मिले तो मैं पागलों के जैसे हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, जैसे मैंने मतलब मैं सोई नहीं हूँ, ऐसा मतलब मुझे मतलब अगर एक दिन भी मैंने प्रैक्टिस नहीं की तो मुझे नींद भी नहीं आती है। तो ये मतलब टेबल टेनिस से मुझे मतलब इतना प्यार हो गया है, इतना लगाव हो गया है कि मतलब उसके बिना मैं मतलब जी नहीं सकती हूँ। तो बस वही जो मेरा टेबल टेनिस के प्रति जो प्यार है, वही मुझे यहाँ तक खींच के लाया है। और वही मुझे इतना डेडिकेशन इसको देने के लिए मुझे मजबूत बनाता है। ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं और वो खुद प्रेसिडेंट है इस वक्त। हाँ पैरालंपिक्स जी। का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो
क्या बदलते हुए देखना चाहती हैं या बिल्कुल ठीक आपको लग रहा है? बिल्कुल मैं थोड़ा उसमें चेंजेस देखना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो अपकमिंग प्लेयर्स रहते हैं जिनको सही में सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपका एक लेवल हो जाता है, जब आप कोई बड़ी टूर्नामेंट क्वालिफाई करते हो, तब तो आपको सारे सपोर्ट्स मिलते ही मिलते हैं। लेकिन जब वो ही टूर्नामेंट्स को क्वालिफाई करने की बात होती है, जब आप मतलब जब शुरुआती आपका टाइम होता है ट्रेनिंग का, तो उस टाइम फाइनेंशियली इशू बहुत हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक टूर्नामेंट्स का खर्चा ही 1.5 लाख जितना आता है। तो और साल का पूरा 8 से 9 टूर्नामेंट्स करनी कंपलसरी रहती है जब बड़ी टूर्नामेंट्स को क्वालिफाई करना होता है। तो ये एक चीज है कि जो मैं इसमें सुधार लाना चाहती हूँ। आपने आज नेशनल स्पोर्ट्स डे पर सबको गिफ्ट दिया सिल्वर मेडल का, बहुत बहुत बधाई आपको। और कितने मेडल्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे कंटिजेंट की तरफ से इस बार पैरालंपिक्स में? बहुत सारे, इस बार तो बहुत सारे मेडल्स आने डबल हैं। डिजिट्स में आएंगे। हाँ, मतलब बहुत सारे मेडल्स सारे ही इवेंट्स में आने वाले हैं, क्योंकि सभी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं, तो मेडल्स तो आने ही आने हैं। चलिए भवीना, बहुत बहुत बधाई आपको आईटीवी नेटवर्क की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग थैंक दी यू सो मच। सिल्वर मेडल। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। टोक्यो पैरालंपिक में आज का दिन भारत के लिए बेहतरीन साबित हुआ। भावनाबेन पटेल ने विमेंस टेबल टेनिस में सिल्वर जीता, तो मेंस हाई जंप में निशात कुमार ने 2.06 मीटर की जंप के साथ एक और सिल्वर भारत के नाम कर दिया। पैरालंपिक स्पोर्ट्स की T47 कैटेगरी में ऐसे एथलीट हिस्सा लेते हैं जिनका कोई एक हाथ कोहनी से नीचे कटा हुआ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर निशात कुमार को सिल्वर जीतने की बधाई दी। उन्होंने लिखा, टोक्यो से एक और खुशखबरी आई है। निशात की जीत से काफी खुश हूं। वे शानदार एथलीट हैं और उनके पास बेहतरीन हुनर है। निशात को बधाई। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के रहने वाले निशात कुमार बेंगलुरु के कोचिंग कैंप में महीनों तक कड़ी मेहनत करते रहे हैं। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। Need some ice. No scratch. HD Gloss Laminates by Green Lamp. Gustaki maaf. Saaf. Ice. This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਚਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਜਦ ਨਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਬੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਚਨੇ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਜਦ ਨੱਚਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨੇ चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। बीमारियां बढ़ें तो प्रोटेक्शन भी बढ़ानी जरूरी है, इसीलिए हमने बनाया नया बेस्ट एवर डेटॉल। ये प्रोटेक्ट करे 99.99% जर्म से, इंक्लूडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। दे हायर TFM पावर और फ्रेश फील। डेटॉल, बी 100% श्योर। हम चाय बनाते ही नहीं,